हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। तो जहां हम लोग बातें करने वाले हैं आज फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी बातें की हुई है, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चार्जेस और भी बहुत सारी बातें की हुई है। उन सब को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, समझ में आने वाला है किस तरीके के क्वेश्चन आज हम लोग डील करने वाले हैं। और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो ना ही देखें तो मेरे लिए और इस चैनल के लिए और आपके समय के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। ओके, तो बात करने वाले हैं आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन को देखने का समय रहता है तो उनको डील करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है आप देख सकते हैं। एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं हिंदी में से समबाहु त्रिभुज, जिसकी A B C तीन भुजाएं दी हुई है, तीन साइड दी हुई है। इसमें A, B और C पे यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q1 जिसकी वैल्यू Q है, B है, Q2 है जिस पे चार्ज Q है, और C पे एक चार्ज Q3 है उसकी वैल्यू भी Q है, यानी सब पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें क्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा। मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है, या मैंने आपसे पूछ लिया है कि फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस के चलते जो ए पे जो है वो नेट फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहाँ सिंपल अलजेब्रा के रूल हम लगा नहीं सकते। यहाँ पर हमें वेक्टर अलजेब्रा के रूल लगाने हैं। और वेक्टर अलजेब्रा की वीडियोस जो है, अगर आप वेक्टर में वीक हैं तो आप वेक्टर के अलजेब्रा के मैंने वीडियोस प्रोवाइड की हुई है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे कि आप पे ए पे पूछा चार्ज एट ए, यहाँ पर स्मॉल ए है। ओके, चार्ज एट ए ड्यू टू द अदर चार्जेस, तो ए पे हमें निकालना है। ध्यान से समझिए, सबसे पहला बात है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव में आपस में रिपल्सन होने वाला, सेम चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें एक रिपल्सन होगा। हमने इसका नाम दे दिया है F1। क्या नाम दे दिया है? F1। ठीक है। सो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों में भी रिपल्सन होने वाला है, जो कि होने वाला है एक F2 होने वाला है। क्लियर है? ये क्या होने वाला है? F2। और F1 और F2 की वैल्यू कितनी होगी वो अब देखने वाली बात है। आपको पता है कि फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, जहाँ की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है। तो यहाँ पर जो F1 लिखने वाले हैं, यानी इन दोनों की फोर्सेस की बात करने वाले हैं, वो K, चूँकि दोनों Q1 और Q2 सेम है तो यानी Q का स्क्वायर, और दोनों की जो सेपरेशन है वो है A का स्क्वायर होने वाला, ये होने वाला F1। सिमिलरली अगर आप F2 की बात करने वाले हैं तो सिमिलरली करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो F2 है वो है K Q का स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस तो सेम है तो Q1 इंटू Q3 यानी Q इंटू Q होने वाला है, और सेपरेशन है A का स्क्वायर है। यानी F1 और F2 क्या है? मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, बट वेक्टर के चूंकि डायरेक्शन है तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि F1 और F2 का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या है? सेम होने वाला है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपनी अलग अलग है। ये दोनों एक ही वेक्टर नहीं है, दोनों अलग अलग वेक्टर, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन उस तरफ है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये आपको फोटो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, ठीक है। सो अब आगे अगर हम देखने वाली बात ये है कि अगर इन दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर नेट फोर्स निकालना है या फोर्स निकालना है, तो यहाँ फोर्स लिखने से अच्छा क्या लिखना हम पसंद करेंगे? यहाँ पर नेट फोर्स लिखना पसंद करेंगे। तो ये F1 है और ये F2 है, तो देखते हैं इन दोनों से। पहले तो देखिए, अगर आप इसको अलग से सेपरेटली बनाने की कोशिश करते हैं, F1 इधर है और F2 इधर है, दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको पता है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा तो आपको पता है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इच एंगल होती है वो 60 डिग्री लाई करती है। देखिए, मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आगे आने वाले और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी 60 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये अगर 60 डिग्री है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 60 डिग्री हो जाने वाला है। सो आपको दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है।
तो अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पर इस जगह के लिए अप्लाई करते तो ये ए है और ये बी है, तो ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 60 डिग्री हो जाने वाला है। ओके, सो रिजल्टेंट, चूंकि F1 और F2 की वैल्यू सेम है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जो F1 और F2 को हम सिंपल F मान लेते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, ये f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की जो वैल्यू है वो sin 30 यानी हाफ के बराबर आ जाएगा, यानी आपका √3 टाइम्स ऑफ f, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये जो f है, f का मतलब ये चीज़ था, यानी k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स है। RF कर दीजिए, ये आपका क्या पता चल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर इसको और भी बेटर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स जो होने वाला है वो R होने वाला है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन इनकी ए की स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। मैं यहाँ R लिख रहा हूँ, यहाँ R का मतलब क्या है, आप इसको चाहे तो F नेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको। लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन जो होने वाली है कुछ इस तरीके से होने वाली, ये होने वाली F, लेकिन इसकी डायरेक्शन आप लिखेंगे कैसे, मैं इस डायग्राम में अगर आता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं ये नेट है F, और सपोज करते हैं ये F1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है, F1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर वेक्टर आपके क्लियर है तो आपको पता है कि जो थीटा एंगल को आप कैसे करके निकालते हैं। थीटा एंगल नहीं, मैं यहाँ फाई ले लेता हूँ क्योंकि आपने वेक्टर में इसको फाई मैंने बताया हुआ वीडियो में। ओके, ले सकते हैं थीटा, नॉट मैंडेटरी, बट आप जैसा समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कि tan फाई बराबर ये भी होता है b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ लगाते हैं tan फाई, b मतलब है वही, b मतलब वेक्टर F2 कह सकते हैं, F2 इंटू साइन 60 डिग्री बाई F1 प्लस F2 इंटू कॉस 60 डिग्री। चूँकि यहाँ F1 और F2 सेम है, उसको हमने स्टार्टिंग में ही F माना हुआ था, तो F यहाँ पर पुट करते हैं, F सारे F कैंसिल हो जाएंगे, यानी साइन 60 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। अब चाहे तो आप इसको सॉल्व करके कॉम्प्लिकेशन बना सकते हैं, लेकिन इसको सबसे अच्छा है कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ साइन 60 है तो इसको एक काम करते हैं, इसको डबल एंगल जो थ्योरम होता है तो 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 में हम लोग तोड़ देते हैं, और इसे 2 कॉस स्क्वायर 30, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा tan 30 हो जाएगा, और फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, फाई की जो वैल्यू आएगी 30 डिग्री, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो F1 के साथ 30 डिग्री यानी बाइसेक्टर पे लाई कर रही है, एकदम बिल्कुल बाइसेक्टर पे लाई करती दिखाई दे रही है। ओके, तो वो जो F1 है वो F जो है वो F1 के साथ 30 डिग्री यानी बीचों बीच बाइसेक्ट पे लाई करने वाली। ओके, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब दो फोर्सेस को हम लोग सिंपल ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही एक चार्ज पे दो पर्टिकुलर चार्जेस को रख के देखा था। अभी और भी क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चार्जेस को रख के देखने वाले हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊंगा क्योंकि अब मैं यहाँ से पोजीशन जो है वो चेंज करने वाला हूँ, कि अब एक अलग पोजीशन पे हम लोग इसको देखेंगे कि उस एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होने वाला है। ओके, तो अब तक के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस पर आप काम कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमने चेंज किया हुआ थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है, ए बी और सी सेम है, बट इस बार आपको एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट ओ है जो कि इस ट्रायंगल की सेंट्रॉइड है, और इस सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उस पर नेट फोर्स निकालना, उस पर नेट फोर्स क्या होने वाला है। ओके, तो देखने वाली बात है इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगने वाला है, तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसे सॉल्व कीजिए। आपने क्वेश्चन समझ लिया है, अगर जो प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जो नए हैं वो देखेंगे इस सवाल को बनाते हुए। चलिए देखिए, सबसे पहला आपको इस पे बोला गया है कितना फोर्स है, तो सबसे पहला अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये इस पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगाने वाला है। ओके,
ये इस पे इस डॉटेड लाइन पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा और ये इसका लाइन ऑफ फोर्स होने वाला है। ओके, ये कुछ लाइन ऑफ फोर्स होने वाला है। तो ये आपका, मैं इसको F1 नाम दे देता हूँ, इसको F2 नाम देता हूँ और इसको F3 नाम दे देता हूँ। क्लियर है? फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? चार्जेस चाहिए और चाहिए उनके बीच का सेपरेशन। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो चार्जेस तो हमको पता है क्योंकि सारे पॉइंट्स पे चार्ज हमको पता है। प्रॉब्लम कहाँ है? सेपरेशन निकालने में, कि यहाँ पे और यहाँ पर सेपरेशन क्या है, इन दोनों के OB की सेपरेशन क्या है, OA की सेपरेशन क्या है और OC की सेपरेशन क्या है। यहाँ पर O क्या है, याद रखिएगा, सेंट्रॉइड है। क्या है? सेंट्रॉइड है। अब देखने वाली बात है कि अगर ये सेंट्रॉइड है तो इसको किस तरीके से निकालना हम लोग चाहेंगे। सबसे पहला मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ और यहाँ से हम इस पर जब सेंट्रॉइड के लाइन को बढ़ाया जाता है तो ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ओके, इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया है सपोज पॉइंट D। और इस पे अगर हम देखते हैं कि चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 60 का बाइसेक्टर जो होगा यहाँ पर आपका 30 डिग्री आने वाला है। और अगर हम ट्रायंगल ADC को देखते हैं, ADC को देखते हैं और हम cos 30 डिग्री यानी cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो मेरा है AD, बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका है AC। cos 30 जो होता है वो होता है √3/2 एंड दैट्स AD जो है वो हमको नहीं पता है, बट AC जो है वो है साइड एज लेंथ जो है वो A के बराबर है। तो इस कारण से जो AD हो जाएगा वो √3/2 A होने वाला है। ये आपका AD निकला है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर हमें तो AD नहीं निकालना है, हमें तो OA निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए सेंट्रॉइड के सेंस में कि सेंट्रॉइड जहाँ से भी होता है वो वर्टिक्सेस से वो कुछ रेशियोज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना है कि ये जो OA है, यहाँ पर पॉइंट एक बार नोट करके आप इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि जो OA है वो 2/3 होता है AD का। कितना का रेशियो में डिवाइड होता है? ये जो OA/OD का जो रेशियो कह सकते हैं आप, सिंपल ऐसे मैथमेटिक्स लेके OA/AD का जो रेशियो है वो 2:3 का रेशियो में डिवाइड होता है। तो अगर इस चीज़ को आप नोट करके रखना है, स्पेशली याद रखिएगा, तो जो OA है वो 2/3 और जो AD है वो आपका √3/2 ऑफ A है। तो यहाँ से अगर OA निकालते हैं तो आपका 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, तो इसका मतलब A/√3 आ जाने वाला है आपका OA। यानी जो O से A की सेपरेशन है वो आपका A/√3 होने वाला है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं तो OB भी A/√3 आएगा, OC भी आपका A/√3 आने वाला है। तीनों सेपरेशन आपके बराबर बराबर आने वाले हैं क्योंकि तीनों सेंट्रॉइड है तो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले हैं। अब हम आसानी से F1, F2 और F3 की वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ से F जो होगा वो हो जाएगा K Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q बाई सेपरेशन जो है आपका O से A है उसका स्क्वायर यानी OA का, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, OA का स्क्वायर यानी K का वैल्यू याद रखना है 1/4πε0 K Q इंटू Q बाई OA जो है वो आपका है A² और √3 का आपका 3 आ जाने वाला है। सिमिलरली अगर आप F2 की बात करेंगे तो वो K Q इंटू Q बाई A² होने वाला है। F3 जो होने वाला है 3KQ बाई A² ही होने वाला है। ओके, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या आने वाली हैं? बराबर आने वाली। ये तीनों चीज़ें आपस में क्या आएगी? बराबर आएगी। अब देखने वाली बात है कि आपको इन सब चीज़ों में रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है कि नेट रिजल्टेंट क्या होने वाला है। तो सबसे पहला देखने वाली बात है कि यहाँ F2 है और F3 है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाने वाला है और ये F3 के साथ किस तरीके से काम करने वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर, इस चीज़ को गौर करना है। मैं थोड़ा सा वो थोड़ा साफ करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ से कि अगर मैं इसको मिटा देता हूँ,
इन सब चीज़ों का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये तीनों आपस में एक यहाँ से इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, पहले ये सोच के देखिए कि F2 और F3 के बीच में कितना डिग्री का एंगल हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ये एंगल आपको पता चल जाए कि F2 और F3 के बीच का एंगल पता चल जाए तो आप आसानी से रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। तो ये कितना डिग्री आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो और भी बहुत सारे इस तरीके से आप चाहे तो इसको भी मिटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए और इसको भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तीन फोर्सेस की बात की जाए तो आपको यहाँ तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों इक्वली एक दूसरे से इंक्लाइंड है। तो सोच के देखिए कि जो तीनों एंगल है आपस में मिला के 360 का ओरिएंटेशन में है, तो एक एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। यानी डेफिनेटली हमको क्या पता चलता है कि F2 और F3 के बीच में जो एंगल आने वाला है वो 120 डिग्री का एंगल आने वाला है, वो 120 डिग्री का एंगल आएगा। अब चूंकि 120 डिग्री का एंगल है तो हम F2 और F3 के बीच का रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा के जो भी मैंने इससे पहले बताया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस 120 डिग्री लिख सकते हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम है, F1 F2 और F3 सेम है, तो सबको मैं F मान के काम कर सकता हूँ। बेटर ये रहेगा कि मैं X मान लेता हूँ, सबको X के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -½ होती है। cos 1 आप चाहे ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, cos 120 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा। तो चूंकि ये चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए -½ तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, उसके बाद ये कैंसिल होगा, तो यू गॉट ओनली f। तो ये आपका सिंपल f यानी x के बराबर, यानी इसकी वैल्यू भी सिंपल 3kq/a² होने वाला है। यानी इन दोनों की F2 और F3 की जो रिजल्टेंट होगी वो f ही आएगी। कह सकते हैं अब इस डायग्राम को अगर हम मॉडिफाइड करते हैं फिर से तो हम कह सकते हैं कि ये तो आपका F1 का डायरेक्शन था, लेकिन ये जो डायरेक्शन है वो इन दोनों का मिला के एक डायरेक्शन आ रहा है, F नेट आ रहा है। अब अगर ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि अगर F और F1 दोनों एक लाइन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, आप देख सकते हैं कि F1 की भी वैल्यू ये है और F की जो वैल्यू है, ये दोनों अगर एक ही लाइन पे लाई करने लगते हैं तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। तो इस हिसाब से F1 और F का जो नेट फोर्स बनने वाला वो 0 आ जाने वाला, यानी इस पॉइंट सेंट्रॉइड पे जो चार्ज पार्टिकल रखा उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा 0। वो क्या होने वाला है 0। कंडीशन में आप इसको देखें, चूंकि ये 120 डिग्री है तो अभी आप खुद भी देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री और 60 एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो ये डेफिनेटली F एंड F1 आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि F एंड F1 आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल करते हैं। हेंस जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, जो पॉइंट सेंट्रॉइड पे मैंने आपसे पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है वो 0 आने वाला है। वो क्या आने वाला है 0 आने वाला है। यानी कहानी क्या है कि अगर मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक ऐसा पॉइंट जो चार्जेस से सिमेट्रिकली सिचुएटेड होगा, सिमेट्रिकली सिचुएटेड कहने का क्या मतलब होता है कि ये चार्ज, यहाँ पर कोई भी चार्ज था, वो इससे जितना सेपरेशन पे है इससे भी उतना ही सेपरेशन पर, इससे भी उतना ही सेपरेशन, नॉट ओनली सेपरेशन, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो, यानी सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेम डिस्टेंस पे अगर कोई सिमेट्रिकल पॉइंट लाई करता है तो उस पर जो नेट फोर्स लगने वाला होता है वो होता है 0। ये इस पूरी एग्जाम्पल का जो मूल बात है वो निकल के सामने आता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आपको एक कहानी अच्छे से समझ में आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड हो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस पर जो नेट चार्जेस होंगे, जो नेट फोर्स होगा वो होने वाला है 0।
अगर आप यहाँ पर चार्ज की क्वांटिटीज बदल देंगे, अगर ये Q1, Q2, Q3 अगर इनकी वैल्यूज बदल जाएगी तो डेफिनेटली इस पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा, और देन यू गॉट सम वैल्यू, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करना है डायरेक्टली। आपको अगर ऑप्शंस मिलते हैं तो आपको इस चीज़ का अपना कॉमन सेंस का यूज़ करना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, देन आप बहुत ही आसानी से अपना समय बचा सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हैंडराइटिंग के अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो मेरे हैंडराइटिंग के आदी बन चुके होंगे, तो डोंट वरी, कैरी ऑन। देखिए क्या कह रहा है कि द चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्ट्स। एक चार्ज Q है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पे चार्ज क्या है, Q है, इसको 2 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। हो सकता ये स्प्लिट अप हो गया है, 2 ऑब्जेक्ट्स में ये डिवाइड हो गया है। What should be the value of the charges on the object so that the forces between the object can be maximum? इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्या कितना चार्ज होना चाहिए कि दोनों के बीच में, अब दोनों कुछ सेपरेशन पे तो रखेंगे तब ना फोर्सेस लगेंगे, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो भाई हमें क्या पता इस पे चार्ज क्यों था, इस पे क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि चार्ज कंजर्व जरूर रहता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो आपने देखी होगी कि जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ा है, चार्ज क्या क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है, कंजर्व्ड रहता है। एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, चार्ज इनवेरिएंट भी रहता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने डील की हुई है। ओके, तो फिलहाल है कि अगर हमने इसको चार्ज Q दिया है तो इस पर चार्ज क्या होना चाहिए, इस पर Q माइनस Q होना चाहिए बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार। अब इन 2 चार्जेस के बीच में एक Q है, दूसरा क्या है, Q माइनस Q है, दोनों के बीच में सेपरेशन हमने D दिया हुआ है। कुछ भी सेपरेशन दे सकते हैं आप चाहे, चलिए DQ, आप R भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स कितना होगा, K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q माइनस Q, सेपरेशन क्या है, R का स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लो। ये जो फोर्स का टर्म है, अब इस फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो आप तो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं तो मैथमेटिक्स के भी विद्यार्थी होने ही चाहिए। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जब मैं पढ़ाऊँगा तब देखा जाएगा। फिलहाल है कि अभी फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट को लगाएंगे, यानी फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, आपको फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने का क्या केस है, इसमें वेरिएबल क्या है, आर वेरिएबल है, नहीं आर वेरिएबल नहीं, चार्ज वेरिएबल है। तो फोर्स को मैक्सिमम करना है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो भाई हम dF बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0 करते हैं मैक्सिमम उस चार्ज की वैल्यू के लिए। देखते कितना आता है, d बाई डी क्यू, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से के। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको इसके साथ पहले इंटू करके लिख लेते हैं, q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ज़्यादा बेटर फॉर्म लगेगा। तो यहाँ से q इंटू क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर बाई सेपरेशन है r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे डिफ्रेंशिएशन में आप क्या देख सकते हैं कि k तो बेचारा कांस्टेंट है, r सेपरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये केवल डिफरेंशिएबल टर्म ये टर्म है। इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, जो पाते हैं q इसका 1 माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2q यानी q इज इक्वल टू q बाई 2। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पहले तो देखना पड़ेगा मुझे कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देख लेता हूँ, चलिए दिखाई दे रहा है। यानी कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू q बाई 2, यानी जितना भी चार्ज है उसका अगर हाफ मैग्नीट्यूड में डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं इस पे अगर 10 कूलम है, तो अगर इस पे 5 और 5 अगर इसको हम लोग देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगा अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पे या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम नहीं हो सकता। कितना होगा फोर्स मैक्सिमम वो भी देख लेते हैं।
तो अगर हम फोर्स मैक्सिमम की बात करते हैं, एफ मैक्स की बात करते हैं, तो आप इस फॉर्मूला को लगाइए यहाँ से आराम से। के को चलिए हम लोग लिख लेते हैं 1/4πε0। अब इस बार Q आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि अगर ये Q था तो ये Q/2 और Q/2 यानी Q²/4 इंटू सेपरेशन R² हो जाएगा। ओके, ये होगा फोर्स मैक्सिमम फोर्स इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम कितना होगा ये अभी हमको नहीं पता है। मिनिमम क्या होगा, 0, पता नहीं, देखते हैं। आप बताइएगा मिनिमम कितना फोर्स हो सकता है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर, और आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज मैंने बताया नहीं तो ये नहीं है कि आप अपना फ़र्ज नहीं अदा करें। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं। छोटी सी बात थी बट इम्पॉर्टेंट बात थी, इसको आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पे जो चार्ज है वो है Q1 जिसकी मैग्नीट्यूड है 8 × 10⁻⁻⁶, यानी आप सिंपल कह सकते हैं 8 माइक्रोकूलम की है। दूसरा चार्ज जो है वो B यानी -2 × 10⁻⁻⁶, यानी Q2 जो है वो आपका है -2 माइक्रोकूलम, ऐसा कह सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। R दे दिया हमने 20 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर एक ऐसा चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है इन दोनों के बीच में, राइट में, लेफ्ट में, कहाँ रखेंगे कि उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है वो 0 होगा, यानी वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने वाला है। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो जो फोर्स लगने वाला है उस थर्ड चार्ज पार्टिकल पे वो कहाँ होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे कहाँ रखना है, 1, 2 या 3 रीजन में। सपोज कर रहे हैं कि अगर उस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ रखता हूँ कहीं बीच पे, तो वो पॉजिटिव ही होगा, वो चार्ज मान के चलते पॉजिटिव रखते हैं। तो ये अगर पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिपेल कर देगा, और ये नेगेटिव है और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे, यानी नेट फोर्स तो सेम लेफ्टवर्ड ही राइट साइड ही लगने वाला है। इस कारण से इस जगह पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। अदर पॉसिबिलिटीज अगर हम देखते हैं, इस जगह पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ बात करते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई चार्ज रखें, तो ये अगर प्लस में है तो ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, प्लस और प्लस रिपेल करेगा, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ पर इस लोकेशन पे सिमिलरली अगर मैं इस लोकेशन पे बात करता हूँ तो ये और ये रिपेल करेंगे और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस लोकेशन पे और आइदर इस साइड, दोनों ही साइड पे पॉसिबल है कि वो जो फोर्स होगा वो नेट फोर्स जो होने वाला है 0 हो सकता है, क्योंकि नेट फोर्स तभी 0 हो सकता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, सो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसकी यहाँ से यहाँ सेपरेशन जो दी हुई है वो x मान लेते हैं। तो अगर ये x है, x सेंटीमीटर में ही मान के चल रहे हैं, आप चाहे तो मीटर में लिख सकते हैं, बट मैं चूंकि यहाँ सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। तो अगर इस पॉइंट को P लेके चलते हैं तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो BP है वो हमने x सेंटीमीटर लिया है, सेंटीमीटर में है, बार बार बता रहा हूँ। तो A से जो P है वो हो जाएगा 20 + x सेंटीमीटर में होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो F1 हो जाएगा। तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो K Q1 × Q2, Q1 है मतलब ये इंटू ये, यानी 8 × चार्ज Q बाय, ये माइक्रोकूलम में है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय सेपरेशन आपका है 20 + x का होल स्क्वायर। ये F1 है जिसकी डायरेक्शन है राइट साइड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से F2 लिखता हूँ तो वो K Q1 × Q2 यानी 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q बाई सेपरेशन आपका x²। माइनस नहीं लिखना है क्योंकि माइनस डायरेक्शन को शो करेगा कि लेफ्ट या राइट। तो सिंपल हम यहाँ मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो F2 है। तो अगर नेट फोर्स 0 करना है
तो अगर नेट फोर्स आपका 0 करना है तो F1 और F2 को इक्वल मैग्नीट्यूड में तो होना ही चाहिए, साथ साथ आप डायरेक्शन भी देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स तभी 0 हो सकता है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो आप इन दोनों को जैसे इक्वेट करेंगे तो K इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q बाई 20 प्लस x का होल स्क्वायर, और सिमिलरली K इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q बाई x का स्क्वायर। K कैंसिल आउट हो जा रहा है आपका, Q और Q भी 10⁻10⁻6 कैंसिल, ये आपका 4 का टेबल में कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब है 4/20 प्लस x का होल स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर होने वाला है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना है बाय यूज़ ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। इसको रूट करते हैं तो आपका आ जाएगा 2/20 प्लस x बाई 1/x हो जाने वाला है। इसको अगर उधर भेज देते हैं तो 2x बराबर 20 प्लस x यानी x इज इक्वल टू 20, यानी इसका जो सेपरेशन होगा, यानी जो पॉइंट P है वो अगर इससे 20 सेंटीमीटर ही सेपरेशन पे रहता है तो जो नेट फोर्स लगने वाला है वो होने वाला है 0। वो नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। यानी इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों अनइक्वल चार्जेस है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक चार्ज को दूसरे चार्ज से जितना सेपरेशन पे है उतना ही सेपरेशन पे अगर उधर ही रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स लगता है 0। इस चीज़ को आप लॉजिक की तरह, फैक्ट की तरह यूज़ करके कोई भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ओके, मैं यहाँ जितनी भी बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगती है तो आप कॉपी में साइड में नोट करते हुए चलेंगे। वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज हम यही समाप्त करते हैं और आगे के वीडियोस जो आएंगे वो और भी ज़रूरी वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।